चलिए आज रीता कुमारी के कथा संसार में सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी की एक और कहानी, प्यार का सच। कहानी सुनाने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने विचार लिखना तो बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपके विचार ही हमारे प्रेरणा स्रोत हुआ करते हैं। तो चलिए सुनते हैं पटना की लेखिका रीता कुमारी जी की एक और कहानी, प्यार का सच। निरंतर भागता वक्त भले ही आदमी के जीवन में उसके आचार विचार और हालात सब बदल देता है, फिर भी वक्त के शोकेस में आदमी के जीवन के कुछ लम्हे ज्यों के त्यों दिल के हिमखंड के नीचे अछूता पड़ा रह जाता है, जिसे ताउम्र न वक्त बदल पाता है न आदमी खुद मिटा पाता है। एक लंबा समय गुजर जाने के बाद भी मैं क्या उन लिखों को चाह कर भी मिटा पाई हूँ जिसे वक्त ने मेरे अतीत के पन्नों पर लिखा था। आज कितने दिनों बाद मैं घर में अकेली थी, वह भी छुट्टी के दिन। सासू माँ मेरे बेटा विनायक और पति नवीन जी के साथ एक रिश्तेदार के घर गई थी। फुर्सत के पल पाकर मैं सोना चाहती थी, पर एकाकी पल पाकर अतीत के पन्नों की फड़फड़ाहट कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी थी। न चाहते हुए भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। साथ ही वो अनकहे प्रश्न भी सामने आ खड़े हुए थे जिसे तुमसे पूछना था, पर उत्तर मैंने खुद ही ढूंढ लिए थे। मैं मानती हूँ कि जीवन में हम दोनों इतने आगे निकल आए हैं कि अब उन प्रश्नों के कोई मायने नहीं रह गए हैं। फिर भी मुझे लगता है कि कभी हम दोनों ने एक दूसरे को टूट कर प्यार किया था। मेरी तो भविष्य की एक एक योजना के तुम केंद्र बिंदु हुआ करते थे, फिर भी चुपचाप मेरे जीवन से पलायन कर मेरे जीवन में शून्यता और रिक्तता भर क्यों जीवन को नीरस और बेजार बना गए। बिना किसी अपराध के ठुकरा कर जो मेरा अपमान किए थे उसकी कचोट आज भी मुझे महसूस होती है। भले ही हम दोनों ने कभी एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोला था, फिर भी उस कच्ची उम्र में भी हम दोनों जानते थे कि हमारा प्यार शब्दों का मोहताज नहीं था। बिना बोले ही मुझे अपने प्यार का एहसास इतनी गहराई से करवाया था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने के लिए सोच भी नहीं सकती थी। कॉलेज में फर्स्ट ईयर से ही हम दोनों ज़िंदगी के हर धूप छाँव में साथ रहे। एक दिन भी तुम मुझे कॉलेज में नहीं देखते तो मेरे घर के आसपास मंडराने लगते थे। सबकी नज़रों से छुपाकर दिए गए तुम्हारे एक एक फूल को मैंने कितने जतन से किताबों में प्रेस करके रखती थी कि फूलों का एक पूरा हर्बेरियम ही तैयार हो गया था। आज भी वह हर्बेरियम पटना में मेरे पढ़ने की अलमारी में रखा हुआ हमारे प्यार का गवाह है। ग्रेजुएशन में तुम पूरे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए थे, फिर भी तुम्हारे अलमस्त और बेफिक्र ज़िंदगी में नौकरी की फिक्र भी मेरे ही कारण समा गई थी। इस फिक्र ने तुम्हें पूरी तरह विकल और बेचैन कर रखा था, जो तुम्हारे चेहरे से स्पष्ट दिखता था, जिसे महसूस कर मैं एक फिल्मी डायलॉग हमेशा मारती थी। चिंता क्यों करते हो, सच्चे प्यार करने वाले को मिलाने में सारी कायनात जुट जाती है। चिंता कैसे ना करूं, कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली तो तुम्हारे सारे फिल्मी डायलॉग धरे के धरे रह जाएंगे। तुम्हारे पिताजी खुद इतने बड़े पोस्ट पर हैं, मुझ जैसे साधारण परिवार के लड़के को क्या देखकर तुम्हारा हाथ सौंपेंगे। तुम्हारे घर की शानो शौकत भी तो कम नहीं है, जिसे दूर से नहीं देखकर घबराहट होती है। तुम्हारे पाने के लिए मुझे कम से कम एक उच्च पद तो प्राप्त करना ही होगा। फिर तुमने एमएससी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिल्ली चल गए थे, कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेकर आईएएस की तैयारी करने का फैसला तुम्हारा था। मेरे मना करने पर भी नहीं माने थे। तुमने कहा था अगर सम्मान से समाज में जीना है, तुम्हारा प्यार पाना है तो मुझे दिल्ली जाना ही होगा। फिर शान से लौटकर तुम्हारे जीवन में आऊँगा, यह वादा है मेरा। जितना संभव हो इंतज़ार करना मेरा। तुम्हारी इसी आत्मविश्वास ने मुझे इंतज़ार करने का हौसला दिया था। एमएससी करने के बाद दूसरे कोर्स करने के बहाने अपनी शादी टालती रही। पूरे 4 वर्ष गुजर गए पर तुमने मेरी कोई सुध नहीं ली। पापा जल्दी से जल्दी मेरी शादी कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे। मैं पल पल तुम्हारे संदेशे का इंतज़ार कर रही थी, तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही थी, पर तुम ना आए, न तुम्हारा कोई संदेशा आया। मेरा धैर्य समाप्त होने लगा था। तुम्हारी परवाह करते करते अपने परिवार के प्रति बेपरवाह तो नहीं हो सकती थी। पूरे 5 वर्षों तक अपने विवाह टालती रही। अब पिता के सामने दलीलें देना बंद खामोश हो गई थी।
एक के मान के लिए सबका अपमान नहीं कर सकती थी। तुम्हारे विषय में कहाँ पता करती। तुम्हारा घर भी तो शहर के अंतिम छोर पर था, जिसका सही पता भी मेरे पास नहीं था। पापा से भी कैसे तुम्हारे विषय में बात करती। तुमने कोई आधार ही नहीं छोड़ा था। साथ में एक झिझक भी थी, नारी सुलभ लज्जा और पारिवारिक संस्कार, जिसने मेरे होठ सी रखे थे। मुझे पापा की इच्छा के सामने झुकना ही पड़ा था। तुमने भले ही मुझसे रुसवा कर अपमानित किया था, पर मैं अपने आचरण से पापा को अपमानित और दुखी नहीं कर सकती थी। इसलिए मुझे उनके द्वारा तय की गई शादी को स्वीकारना ही पड़ा। शादी की रस्में शुरू हो गई थी। मैं दुल्हन थी, पर न चेहरे पर कोई खुशी थी, न मन में कोई उल्लास। आंखें रो रो कर फूल गई थी, जिसे देख मायका छूटने की व्यथा समझ रहे थे लोग। नियति भी हमारे साथ जाने कैसे कैसे खेल खेलती है। शादी में मात्र 4 दिन बाकी थे, तब नैना, जो हमारी क्लासमेट हुआ करती थी, ने मुझे एकांत के क्षणों में बताया कि आज ही तुमसे मुलाकात उसकी हुई है। तुम एक IAS अधिकारी बन गए हो और ट्रेनिंग समाप्त कर पटना लौट रहे हो। अपने पुरानी सभी सहपाठियों से मिलना चाहते हो। मैं सुनकर स्तब्ध रह गई थी। इतने दिनों बाद खबर मिली भी तो तब, जब रस्मों रिवाज के साथ एक नए रिश्ते में बंधने की मेरी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। दिल चाह रहा था अभी भी समय है, सारे बंधन तोड़कर तुम्हारे पास चली जाऊं। तभी दिमाग ने दिल पर लगाम लगाया। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद तुमने क्यों खबर नहीं भेजी? पहले क्यों नहीं मिलने आए? और सच कहूँ तो मुझे उस समय घुटन की वेदना असहनीय हो चुकी थी। मेरे पैर अवश हो गए थे। मैं धम से बिस्तर पर बैठ गई। चाह कर भी तुमसे मिलने नहीं जा सकी। तुम पर इतना बड़ा विश्वास कैसे कर लेती? अब तक कि तुम्हारे आचरण ने मुझे घुटन, दर्द और अपमान के सिवा कुछ नहीं दिया था। तुमने अगर संबंध तोड़ लिए थे तब भी मुझे बताया होता, तो तुम्हारे प्यार का भ्रम टूट जाता। तुम्हारे चुप्पी को हाँ समझकर अब मैं अपने जन्मदाता के अपमान और कलंक का कारण नहीं बन सकती थी। दोनों कुल को कलंकित नहीं कर सकती। मन की गति भी कितनी विचित्र होती है, जिसके बिना जीने की कल्पना नहीं की थी, जिसके साथ लेकर भविष्य के हर ताने बाने बुने थे। मैं उसी की सारी यादों को रद्दी के पेपर की तरह लपेटकर शादी के हवन कुंड में डाल एक अजनबी के साथ कदम से कदम मिलाकर 7 फेरे ले पूरी निष्ठा से उसके जीवन में आगे बढ़ गई थी। ससुराल में आकर मैं लाख सामान्य रूप से रस्मों रिवाजों और कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करने की कोशिश कर रही थी, पर मन था कि तुम्हारे ही सपने देखने लगता। जीवन के स्थान पर तुम नजर आते, वह भी यह जानते हुए कि जीवन अपने ही बनाए शर्तों पर मैं जी रही हूँ। फिर भी हर समय मुझे लगता कि नवीन जी की जगह तुम हो। तुम्हारे विषय में सोचना व्यर्थ है, फिर भी मैं तुम्हारे विषय में सोचती रहती। यह सब मन को बहलाने वाली बात थी, फिर भी मैं तुम्हें भुला नहीं पा रही थी। धीरे धीरे 3 वर्ष गुजर गए। जीवन में ढेर सारे परिवर्तन आए। मैं भी शादी के बाद लड़कियों के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है, जो उसे प्रलय को भी झेलने की शक्ति देती है। नए परिवेश में नए लोगों के साथ सामंजस्य बैठाने की चेष्टा में लड़कियों का पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। उसमें पहले से भिन्न एक नई आत्मा का प्रवेश हो जाता है, जिसमें उसके जीवन की हर पुरानी बात अतीत की परछाई मात्र रह जाती है। वैसे भी समय की गति इतनी तेज होती है कि जीवन की हर विनाशकारी तत्वों को अपने साथ बहा ले जाती है। तब होती है एक नए सृजन की शुरुआत, एक नई दुनिया का आवाहन। मैं भी एक नई सृजन में व्यस्त हो गई थी। इन गुजरे वर्षों में चाहे मेरे तमाम अनसूझे अनकहे सवालों के जवाब भले ही नहीं मिले, पर एक परिवर्तन जरूर मेरे अंदर आया। मैं नवीन जी से धीरे धीरे बहुत प्यार करने लगी। जब मेरे अंदर किसी नए मेहमान के आने का आगाज़ हुआ, अपने अंदर उसके दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। सारी विनाशकारी सोच समाप्त हो गई। उसके आने की उत्साह से खुद ब खुद तुम्हारी यादों पर धूल जमने लगी। मेरा जुड़ाव इस घर में रहने वाले लोगों से हो गया। अब इस घर के हर सुख दुख से इस कदर जुड़ गई थी कि यहाँ का हर वस्तु मेरी अपनी हो गई। यहाँ से जितना अपनापन बढ़ रहा था, तुमसे उतना ही परायापन बढ़ रहा था। सच कहूँ तो तुमसे मोह ही भंग हो गया था।
नवीन जी मुझे बहुत प्यार करने लगे थे, भरपूर मान सम्मान देते। मैं खुश थी वह मेरे माता पिता की कसौटी पर खरे उतरे थे, इसलिए मेरे मायके में भी सब बहुत खुश थे। मुझे सुखी देखकर सब सुखी थे। बस एक ही बात मन में हमेशा उमड़ती घुमड़ती रहती कि एक बार तुमसे आमना सामना हो जाए तो सारे अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर पूछूं कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। पूछूं तुमसे कि मुझे क्यों रिसवा करने के कारण क्या था। वह मौका भी मुझे मिल ही गया जब मैं बीपीएससी की लिखित परीक्षा पास कर इंटरव्यू देने पटना गई थी। इंटरव्यू बोर्ड में तुम ही थे। पहले से ही मैं काफ़ी नर्वस थी। सामने तुम्हें बैठा देखकर मेरा मन और भी घबरा गया, पर तुम पहले की तरह ही संकुचित और खामोश बैठे मुझे देख रहे थे। जब प्रश्न पूछने की तुम्हारी बारी आई, बहुत ही अपनत्व भरे व्यवहार से तुमने मुझसे प्रश्न पूछे थे। एक बार तो मुझे ये भी लगा कि तुम मेरी सहायता करना चाह रहे हो। फिर मैं तुमसे नाराज़ नहीं रह पाई थी। मुझे तुम्हारा वहाँ होना अच्छा लगने लगा था। इंटरव्यू के बाद जब मैं बाहर निकली, कैंपस में बने बेंच पर आ बैठी। दिल की धड़कनों पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। अभी जो आत्मीयता इंटरव्यू के दौरान महसूस हुआ था, वह बरसों पहले हम दोनों के बीच के आत्मीयता की याद दिला गई। अभी मैं उलझन में ही थी कि तुम्हारा ड्राइवर आकर मुझसे बोला था, साहब ने मुझे भेजा है, चलिए आपको घर छोड़ दूँ। दूर खड़े तुम मुस्कुरा रहे थे। तब मुझे लगा था कि मैं गलत नहीं थी। तुम अब भी मुझे प्यार करती हो, मेरा साथ चाहती हो। मुझे खुद को खास होने का आभास होने लगा था। उतनी ही शिद्दत से तुम्हारे प्यार को खो देने का मलाल भी हुआ था। एक चुंबकीय शक्ति मुझे तुम्हारी ओर खींचने लगी थी। बरसों की शांति भंग हो गई थी। एक बार फिर मेरा मन झूठे सपनों के पीछे भागने लगा था। कुछ दिनों बाद ही बीपीएससी का रिजल्ट भी आ गया था। मैंने परीक्षा पास कर ली थी। एक बार फिर मैं पटना में थी। मैं तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस चली गई थी। तुम जल्दी ही मुझे अंदर बुला लिए थे। मैं तुम्हारे सामने बैठी थी, पर न जाने क्यों मुझे अपनत्व का कोई एहसास आज महसूस नहीं हो रहा था। आईएएस ऑफिसर बन जाने की शालीनता तुम्हारे चेहरे से झलक रही थी। तुम पहले से काफ़ी स्मार्ट नज़र आ रहे थे। मुझे देख बेचैनी से पहलू बदलने लगे। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हें मेरी हार्दिक बधाई। तुम ज्वाइन करने की तैयारी करो, मुझे एक काम है, से बाहर जाना है। तुम उठकर चले गए थे। मैं भी तुम्हारे साथ बाहर आ गई थी। मैं घर लौट आई थी। मुझे आभास हो गया था इधर कुछ दिनों से जो मैं सोच रही थी वह मेरा नीरा भ्रम था। तुम्हारी सोच समय के साथ अब शायद बदल गई थी। कम उम्र का प्यार तुम्हारी नज़रों में अब शायद बचपना था, जिसमें कोई गहराई नहीं थी। अब तुम्हारी सोच परिपक्व हो गई थी, इसलिए तुम्हारा मुझसे आज की तरह छोड़कर चले जाना ही सत्य था। बाकी सब नज़रों का धोखा था। बदलते परिवेश में तरुणाई का बचपन वाला प्यार तुम्हारी नज़रों में शायद निरा नासमझी और पागलपन साबित हुआ था, इसलिए निरस्त हो गया। तभी सब कुछ तुम आसानी से भूल गए। घर आई तो विनायक दौड़कर मुझसे लिपट गया। उसकी आवाज़ से मेरे मन के सोए तार झंझकृत हो गए। उसे सीने से लगाकर मैं रो पड़ी थी। नवीन जी ने आगे बढ़कर मुझे संभाल लिया था। मैंने अपना सिर नवीन जी के सीने से टिका दिया था। लंबे झांझवतों के बाद एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। मुझे अपने सारों प्रश्न के उत्तर मिल गए थे। अब यही सत्य था, यही मेरी दुनिया थी, यही मेरा प्यार था। बाकी सब मिथ्या था, भ्रम था। मैं यही सोच रही थी कि चलो अब सब कुछ सामान्य है और सही है। तभी कॉल बेल की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हो गई। इतने देर से अपने सोच पर जो विचलित हो रहा था, जो इधर उधर भटक रहा था, उस पर लगाम लग गया। अतीत के पन्ने खुद ब खुद सिमट कर बंद हो गए। मन यथार्थ को टटोलता जुड़ने लगा था सत्य से और घर से। घर के लोग शायद लौट आए थे, इसलिए मेरा मन भी जुड़ गया था फिर से उसी जीवन से, और मैं पूरे अतीत को भूल गई थी।
धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी प्यार का सच। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।